नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक चार्ट के बारे में। इनकी लाइफ में शादी के बाद बहुत ज़्यादा ट्रबल बढ़ गई हैं और बेसिकली हम एस्ट्रोलॉजी को सीखना समझना क्यों चाहते हैं कि हमारी लाइफ के अंदर जो भी प्रॉब्लम चल रही हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो यहाँ पर आज कुंडली का विश्लेषण की बात करेंगे कि यहाँ पर जिस महिला की हम बात कर रहे हैं इनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। लास्ट वीडियो में इन्होंने अपनी डिटेल डाली और डिटेल की अगर बात करें तो इन्होंने क्या लिखा है, शादी के बाद लाइफ में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लगता है मर जाएँ, इन लॉज़ खराब मिले और नाव लड़का भी परेशान करता है, बहुत स्ट्रगल है। और इसके बाद इन्होंने लिखा है कि जितनी ये प्रॉब्लम्स हैं वो आपका मैरिड लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ और रिलेशनशिप। ये मैरिड लाइफ, फाइनेंस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप की जो इश्यू है, ये नॉर्मली सभी जगह 80-90% लोगों के घर में देखने को मिल रहे हैं। मगर ये प्रॉब्लम्स क्या अभी स्टार्ट हुई है? नहीं, ये जब आप पैदा हो गए थे तभी आपकी कुंडली के अंदर लिखी गई, क्योंकि हमारी जो लगन कुंडली है और जो ये डिटेल हम लोग शेयर करते हैं, ये क्या है? बर्थ डिटेल। यानी जब आप पैदा हुए तो आपका ओवरऑल लाइफ की पिक्चर सेट हो गई कि आपकी लाइफ में किस प्रकार के चैलेंजेस रहने वाले हैं। उन चैलेंजेस को जितना जल्दी समय रहते समझ के उनके रेमेडीज़ हम स्टार्ट कर दें तो डेफ़िनेटली हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि कितना जल्दी समझ रहे हैं। नॉर्मली हम लोग गलती कहाँ करते हैं कि सीखने समझने में काफ़ी लंबा समय स्पेंड कर देते हैं और कई लोगों को तो पता भी नहीं लगता कि इस तरह से चीज़ों को ठीक भी किया जा सकता है। यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि इनकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस का कारण क्या है, और आप लोग जब समझेंगे तो आप अपनी कुंडली को भी ईज़िली एनालाइज़ कर पाएँगे, समझ पाएँगे। अगर ध्यान से कुंडली एनालाइज़ के तरीके को समझेंगे कि लाइफ में ट्रबल क्यों है। तो आज स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और समझने के साथ-साथ आपकी लाइफ अगर निकल गई मतलब 50-60 की एज हो गई, तो लगता है कि भाई ठीक है, लाइफ का काफ़ी पार्ट निकल चुका है, मगर कुंडली हमेशा काम करती है, टिल द एंड काम करती है। तो हमेशा समझ के चीज़ों को ठीक करना चाहिए। और समझने का फ़ायदा ये है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन जो हमारे बच्चे हैं, एटलीस्ट उनकी लाइफ में इस तरह के चैलेंजेस ना आए, या अगर लिखे हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो एडवांस में समझ के रेमेडी करके चीज़ों को सेटल करें। यहाँ पर सपना जी की डिटेल की बात करेंगे। सपना जी की डिटेल है 14/11/1983, 11:53 और मुंबई, सुबह का समय है। ये इनकी लगन कुंडली है और ये वर्चुअल है। लगन कुंडली की अगर बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे रिलेशनशिप चैलेंजेस के बारे में। तो यहाँ पर मकर लगन की कुंडली है, चंद्रमा द्वितीय भाव में है, राहु 5th हाउस, मार्स एंड मार्स एंड वीनस 9th हाउस, सूर्य शनि 10th हाउस, बृहस्पति केतु बुध कुंडली के 11th हाउस में। तो यहाँ पर सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन 10th हाउस में बन गया। सूर्य शनि कुंडली में जब भी एक साथ मिलते हैं, उस कुंडली के अंदर मंगल खराब हो जाता है, शुक्र खराब हो जाता है। सूर्य शनि यहाँ पर 10th हाउस में है और 7 नंबर के साइन में है, यानी कि 7 नंबर का साइन भी किसका? वीनस का। तब भी यहाँ पर ये वीनस से कनेक्शन बना रहे हैं। सूर्य 10th हाउस, जातक नेम और फेम के शौकीन होते हैं। अगर थोड़ा-सा ये प्रयास करें तो इनको मिल भी जाता है। मंगल और शुक्र 9th हाउस में बैठे हैं। मार्स 9th हाउस में, सूर्य मंगल ने उसको खराब कर दिया, तो मार्स इज़ द कारक ऑफ एग्रेशन। 9th हाउस में बैठा है, शुक्र के साथ बैठा है। शुक्र 9th हाउस को अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र 9th हाउस, मंगल कुंडली में कहीं भी हो, खराब हो जाता है। मार्स बिकम बैड, ये सबसे बड़ा मंगल बद कहा जाता है। तो यहाँ पर मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन 9th हाउस में है। अब ये कुंडली के किसी भी हाउस में होता तो ये ट्रबल देता ही देता। मंगल एग्रेशन, शुक्र लाइफ पार्टनर विल बी एग्रेसिव इन नेचर। पति पत्नी के अंदर लड़ाई झगड़े की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। दूसरा, मंगल और शुक्र जाके 10th हाउस में मिल रहे हैं। 10th हाउस में क्यों मिल रहे हैं? जब हम किसी भी चार्ट को एनालाइज करते हैं तो प्रॉपर ग्रामर के रूल लगाने जरूरी होते हैं। अब यहाँ पर रूल क्या लगेगा कि इन दोनों में से किसी का भी कोई फ्रेंडली प्लैनेट 10th हाउस में बैठा हो तो ये वहां पर शिफ्ट हो जाएंगे। अब शिफ्ट होने का मतलब ये नहीं है कि 9th हाउस खाली कर देंगे और 10th हाउस में पहुंच जाएंगे, यानी कि वहां पर जाकर उनसे मिलकर भी अपना रिजल्ट देंगे। यहाँ का रिजल्ट भी देंगे, यहाँ का रिजल्ट भी देंगे। अब कैसे?
शुक्र के मित्र के हैं शनि और मंगल के हैं सूर्य, यानी कि दोनों के मित्र ग्रह 10th हाउस में बैठे हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब कॉम्बिनेशन क्या बना 10th हाउस में? सूर्य, शनि, मंगल और शुक्र। सूर्य और मंगल का जब कॉम्बिनेशन बनेगा बनेगा बोथ आर एग्रेसिव। सूर्य ईगो, मार्स गुस्सा, ईगो और गुस्सा मिल जाएगा, एग्रेशन बढ़ जाएगा। मून बिकम बैड इन चार्ट, मून कहीं भी कुंडली में होगा कमजोर हो जाएगा। दूसरा, मंगल शनि के साथ जाके जब मिलेगा तो शनि क्या है? दुख का देवता। मंगल क्या है? भाई का कारक। अगर कोई भाई होगा तो भाई के कारण दुखी, या भाई जीवन में किसी किसी कारण दुखी। शुक्र मंगल और शनि का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो जातक के परिवार खानदान में किसी न किसी को कोर्ट केस, कैंसर या लंबी बीमारी की स्थिति का सामना भी करना पड़ेगा। शुक्र जाकर जब सूर्य और शनि के साथ मिलेंगे, मंगल के साथ शुक्र मिले तो लाइफ पार्टनर एग्रेसिव इन नेचर, सूर्य के साथ मिलेंगे तो ईगोस्टिक इन नेचर। व्हाट इज सन? सन क्या है? ईगो, ईगोस्टिक इन नेचर। शनि के साथ मिलेंगे, शनि क्या है? दुख का देवता। जब शुक्र जाके मिलेंगे तो मैरिड लाइफ में दुखी, लाइफ पार्टनर से दुखी। द लाइफ पार्टनर विल बी डोमिनेटिंग इन नेचर। ये ठीक नहीं किया, वो ठीक नहीं किया, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते। तो यहाँ पर ये सारी की सारी स्थिति यहाँ पर बिगड़ी हुई है। अब कॉम्बिनेशन की अगर बात करें तो जैसे ये यहाँ पर जाकर शिफ्ट हुए, इसी प्रकार सूर्य और शनि जाकर यहाँ भी तो शिफ्ट होंगे। अब शिफ्ट होंगे तो यहाँ पर पहले हम बात करते हैं बुध, बृहस्पति और केतु के बारे में। तो बृहस्पति और केतु ऐसे जातक थोड़ा स्पष्टवादी होते हैं, कोई बात थोड़ी दाएं बाएं की लग जाए सामने वाले को स्पष्ट जवाब दे देते हैं। केतु 11th हाउस, दिस पीपल ऑलवेज वॉरिड अबाउट द फ्यूचर, क्या होगा कैसे होगा, अपने भविष्य को लेकर दुखी रहते हैं। जुपिटर 11th हाउस कॉन्फिडेंस की कमी देता है। जातक जब तक अपने पिता के साथ रहता है उसके अंदर एक हिम्मत रहती है, पिता से दूर जाने पर एक हिम्मत जो है वो टूट सी जाती है। बुध और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन 11th हाउस में है। दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। इनके परिवार खानदान में किसी ना किसी को ब्रेन से रिलेटेड बीमारी, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हैमरेज, पैरालिसिस, हार्ट अटैक डेफिनेटली देखने को मिलता है। ऐसे जातक लव टू डू बिजनेस इन लाइफ। ऐसे जातक की अगर बात करें तो इनके परिवार खानदान में कोई ना कोई टीचिंग प्रोफेशन में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर हम बात करें कुंडली के बारे में तो राहु इनका प्रश्न था, संतान को लेकर भी थोड़ा परेशानी है। अब संतान को लेकर परेशानी की बात करते हैं तो कुंडली का सीधा सी बात है, पहले 5th हाउस को पकड़ लीजिए और वहां पे क्या बैठा है इसको देखिए। 5th हाउस की बात करें तो यहाँ पर राहु महाराज बैठे हैं और 5th हाउस को वीक किया हुआ है। 5th हाउस में अगर अष्टवर्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 24 मार्क्स ओनली मिले हुए हैं, यानी कि 5वां घर कमजोर हो गया। 5वां घर किसका है? ध्यान से समझिएगा, एजुकेशन का, रोमांस का, संतान का, जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट, ये सारी 5वें घर से मुख्यतः देखी जाती हैं। अगर 5वां घर पीड़ित होगा तो इन सब में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, यानी कि एजुकेशन में प्रॉब्लम देगा, संतान को लेकर चिंता परेशानी की स्थिति देगा, और जातक के जीवन में रोमांस की कमी रहेगी, यानी कि मैरिड लाइफ में चैलेंजेस पहले लिखे हुए थे, 5वां घर पीड़ित हो गया, समस्या आ गई। यहाँ पर मून की बात करें, मून जो है आपका कुंडली के 2nd हाउस में है। जातक के घर में किसी न किसी प्रकार के भगवान शिव की मूर्ति, शंख, शिवलिंग और झूला, ये सब चीजें रखी मिल जाती हैं जो कि रखनी नहीं चाहिए। नॉर्मली ऐसे लोग अपर फ्लोर पर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रहते नहीं है। मून 2nd नंबर साइन, अपर फ्लोर पर रहते हैं, मून 2nd हाउस अपर फ्लोर पर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर रहते नहीं हैं। बट इफ दे स्टे इन ग्राउंड फ्लोर द फाइनेंशियल क्राइसिस विल कम, तो दे शुड नेवर स्टे इन ग्राउंड फ्लोर, ऑलवेज स्टे इन अपर फ्लोर। मून 2nd हाउस में है, 11 नंबर के साइन में है। दीज पीपल आर वेरी इमोशनल, बहुत भावुक होते हैं, किसी का दुख देख नहीं पाते, दूसरे का दुख देखकर खुद दुखी हो जाते हैं, ये हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे जातक की अगर बात करें तो ये अपनी मदर से अटैच होते हैं, मगर मदर से किसी न किसी बात पे झगड़ा भी हो जाता है। ऐसे जातक की मदर की कोई ना कोई सर्जरी आई रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड या पैरों से रिलेटेड निश्चित तौर पर होती है। तो यहाँ पर हमें एक बात को यह समझना है
कि इस चार्ट के अंदर जो भी वीकनेस है उसको दूर कैसे करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इसको दूर, अच्छा यहाँ पर हमने अभी बात कर रहे थे कंसेक्यूटिव लॉस की, तो बुध केतु और बुध केतु और बृहस्पति 11th हाउस की हमने बात कर ली, मगर साथ में सूर्य और शनि भी जाकर 11th हाउस में मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये सब आपको क्यों समझा रहे हैं कि आपको कॉम्बिनेशन बनाना आ जाए, कि कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं और कैसे फिर उसको प्रेडिक्ट करना है। सूर्य और शनि जब यहाँ शिफ्ट होंगे तो देयर विल बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ 5 प्लैनेट, सूर्य शनि बुध बृहस्पति केतु। सूर्य और बृहस्पति यानी कि जब सूर्य बृहस्पति मिलेंगे, सूर्य क्या है गवर्नमेंट, बृहस्पति क्या है घर के बुजुर्ग, तो जातक के परिवार खानदान में कोई ना कोई गवर्नमेंट सेक्टर में देखने को मिलेगा। ऐसे जातक की अगर बात करें तो यहाँ पर शनि और बुध का कॉम्बिनेशन ही मिल रहा है, शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते। शनि और बृहस्पति जातक के विचार दुनिया वालों से मेल नहीं खाते। दे ऑलवेज प्लान टू डू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द अदर। शनि और बुध का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो ऐसे में जातक की बहन, बेटी, बुआ, मासी और ननंद जीवन में किसी न किसी कारण दुखी। बुध के साथ बृहस्पति भी हैं तो दुखी भी होंगी मगर इंटेलिजेंट भी होंगी, ये भी तय है। तो यहाँ पर हमें कॉम्बिनेशन को समझना है। अब ठीक कैसे करना है इस बात को समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट कि जो लिखा है सो लिखा है, उसको तो हम अलग अलग वीडियोस में जाके पढ़ सकते हैं। कोई भी प्लैनेट किसी भी हाउस में बैठा है, शुक्र 9th हाउस को जाके आप पढ़ेंगी तो आपको आपकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मंगल 9th हाउस को जाकर आप पढ़ेंगी, आपको आपकी प्रोटेक्शन मिल जाएगी। मंगल शुक्र के कंबाइंड कॉम्बिनेशन के ऊपर जाकर आप पढ़ेंगी, वहां भी आपको डिटेल में प्रोटेक्शन मिल जाएगी, जो कि आपको कंप्लीटली मैच करती दिखाई देंगी। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको जो चैनल है वहाँ की प्ले लिस्ट में जाकर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो काफ़ी डिटेल में जाके समझना है, सुनना है तो वहाँ पे जाके इसलिए सुन समझ सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट की प्रॉब्लम है तो है, चीज़ों को ठीक कैसे करना है इस बात को समझना है। तो नंबर 1, लगन कुंडली के अनुसार जो बताया जाएगा उसका पालन आजीवन करना है। आजीवन करने से हमारी लगन कुंडली क्या होती है, इट इज बेस्ड ऑन पास्ट टाइम कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा, यानी कि पिछले जन्म के कर्मों के आधार पर हमारी लगन कुंडली का निर्माण होता है। ईश्वर ने हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी देके भेजी है। लगन कुंडली क्या है, वो आपके ओवरऑल जीवन के बारे में बताती है कि पूरा का पूरा जीवन किस प्रकार का रहने वाला है, जीवन के किस सेक्टर में क्या कमी रहेगी। सेक्टर की बात करें तो हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, एजुकेशन, मैरिड लाइफ और संतान। तो यहाँ पर ये 6 सेक्टर, दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसके सारे ही अच्छे हों या सारे ही खराब हों। चाहे ईश्वर ने इस धरती पे जन्म लिया हो या बड़े से बड़ा कोई भी व्यक्ति आप ले सकते हैं जिसको हम देखते हैं कि ये बहुत सुखी है, मगर जीवन में हर एक के कोई ना कोई प्रॉब्लम देके भेजी है, चाहे अडानी हो या अंबानी। अब यहाँ पर लगन कुंडली के अनुसार जो हमें उपाय करने होते हैं, और ये जो बेसिकली एस्ट्रोलॉजी है ये बनाई भी किसने है, यानी कि ईश्वर ने ही प्रॉब्लम देके भेजी, ईश्वर ने ही एस्ट्रोलॉजी बना दी। एस्ट्रोलॉजी का मतलब क्या है, ज्योतिष, ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई रोशनी। तो आप चीज़ों को समझें, अपने पिछले जन्म के कर्मों का समझें और इस जन्म में अपने कर्मों को ठीक रखने का प्रयास करें। साथ ही ईश्वर ने आपको रेमेडीज भी दी हैं ताकि आप इनको समझ सकें। अब करना क्या है, गले में गोल्ड चैन या रेशमी पीला धागा अवश्य पहने। माथे पे, कानों पे, गले पर, नाभि पर, हाथ धोकर जीवा पर केसर का तिलक, केसर नहीं अवेलेबल तो हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं, डेली लगाएं। दूसरा, कभी किसी साधु फकीर सन्यासी से किसी प्रकार का कोई धागा ताबीज ना लें। सिल्वर का स्क्वायर पीस 1 इंच बाय 1 इंच, जिसके कॉर्नर नुकीले शार्प हों, अपने पर्स या पॉकेट में रखें, नहीं तो अपने पूजा स्थान में भी रख सकते हैं। अपने सीधे हाथ में एक लाल रंग का रेशमी धागा 3-4 बार लपेट कर बांध लें और उसको साल 6 महीने में आप चेंज कर सकते हैं। डेली हनुमान चालीसा का पाठ करें। 50 ग्राम का चांदी का ठोस हाथी चांदी की कटोरी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर उसके आगे के दोनों पैरों में लाल रंग का रेशमी धागा बांधकर अपने घर की पूरब दिशा में स्थापित करें। ये जरूरी नहीं है कि आपको अभी करना है, ये बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि लगन कुंडली की रेमेडीज है, बाद में भी इसको कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा एक्सपेंसिव आता है।
हमेशा अपर फ्लोर पर रहें और जो आपको सामान बताया कि शंख, शिवलिंग, झूला ये सब घर में नहीं रखें। तो ये सारे कार्य तो आपको परमानेंट करने ही करने हैं। इनसे क्या होगा, ग्रेजुअली आपका लाइफ के अंदर चीज़ें ठीक होती दिखाई देंगी, मान-सम्मान बढ़ेगा, जो ससुराल वालों से रिलेशनशिप खराब हो रखे हैं, वो ग्रेजुअली ठीक होंगे, मैरिड लाइफ के चैलेंजेस ठीक होंगे। ये सब चीज़ें कैसे काम करेंगी, जस्ट लाइक ए होम्योपैथी मेडिसिन धीरे-धीरे काम करेंगे, बीमारी को जड़ से ठीक करेंगे। तो वर्षफल की बात करते हैं। वर्षफल इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एनालिसिस। वर्षफल के जो उपाय हैं, ये फास्ट काम करते हैं जस्ट लाइक ए एलोपैथी मेडिसिन। तो वर्षफल के उपाय को ध्यान से समझना है। वर्षफल क्या कह रहा है, क्या काम नहीं करने और क्या करने हैं। वर्षफल में शनि और सूर्य 6th हाउस में आए हुए हैं। नवंबर से वर्षफल स्टार्ट हो गया। वर्षफल किसी भी व्यक्ति का जब स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने से लगभग 1 महीना पहले अपना इफेक्ट देना स्टार्ट कर देता है। तो ऑलवेज अंडरस्टैंड योर वर्षफल बिफोर 1 मंथ एट लीस्ट योर बर्थडे। तो आपका जो वर्षफल है ये 14 नवंबर से स्टार्ट हुआ, 14 अक्टूबर से एक्टिवेट हो चुका। वर्षफल के अनुसार आपको नवंबर के बाद किसी प्रकार के जूते वगैरह या चप्पल वगैरह लेदर की या किसी प्रकार की भी नहीं खरीदनी चाहिए। मगर नॉर्मली होता क्या है कि जो काम नहीं करने चाहिए वो काम हो जरूर जाता है, और जब होता है उसके बाद एकदम ट्रबल बढ़ जाती है। किसी से लेदर की कोई आइटम ना गिफ्ट लेनी है, इस बात का ध्यान रखें इस पर्टिकुलर ईयर में। दूसरा, रात की नींद में इनकी डिस्टर्ब चल रही होगी क्योंकि राहु 12th हाउस में आए हुए हैं। तो करना क्या है वर्षफल के उपाय में, अपने वजन का 10वां हिस्सा, अपने वजन का 10वां हिस्सा, आपका वजन है लेट फॉर एग्जांपल 70 केजी, तो उसका 10वां हिस्सा क्या हुआ 7 किलो। तो 5 किलो आटा, 1 किलो देसी घी, बाकी रिमेनिंग जो बचा चीनी, ये महीने में एक बार किसी गुरुद्वारे में जहां पर कड़ा प्रसाद बनता हो, कड़ा प्रसाद किसे बोलते हैं, आटे का जो हलवा बनता है वहां प्रसाद हलवे का, उसको तो वहां पर मंगलवार के दिन बनने के लिए मॉर्निंग में दे दें। ये महीने में एक बार कर लें, ये आपके मैरिड लाइफ के अंदर काफी ज्यादा आपको हेल्प करेगा। दूसरा, अपने वजन का 10वां हिस्सा, अपने वजन का 10वां हिस्सा कच्चा कोयला रात को सिराने रख के, शुक्रवार की रात को सिराने रख के सो सकते हैं, सिराने इन द सेंस बेड के किनारे या बेड के नीचे। नेक्स्ट डे किसी भी समय जल प्रवाह कर दें, ये एक बार कर लीजिएगा काफी है। दूसरा, 43 दिन लगातार, 43 दिन लगातार आधा लीटर दूध का पैकेट मंदिर में, भैरव मंदिर हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो किसी मंदिर में डोनेट करें। अब ये रेमेडी करनी किस तरीके से है, सबसे पहले आपने गुरुद्वारे वाली रेमेडी कर लेनी है, उसके बाद फिर आपने कच्चे कोयले वाली रेमेडी कर लेनी है, फिर 43 डेज जो दूध का पैकेट मंदिर में डोनेट करना है वो रेमेडी कर लें। 43 डेज वाली रेमेडी स्टार्ट करनी है वो मंडे से करनी है, इसके बीच में अन्य कोई उपाय नहीं करना। जब ये 43 डेज की कंप्लीट हो जाए, इसके बाद फिर आपको जो मंथली रेमेडी बताई है आपका जो गुरुद्वारे वाली, वो हर महीने लगातार करते हैं, नवंबर तक करनी है। बाकी आपको प्रिकॉशन बता ही दी, ये काम नहीं करने, इन्हें करने से आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा, शुभ परिणाम मिलेंगे। तो इसी तरह से चीज़ों को समझें, ठीक करें, मगर इस बात का ध्यान रखें वर्षफल के जो उपाय हैं वो आपने नवंबर में अपना जन्मदिन आने तक करने हैं, उसके बाद बिल्कुल भी नहीं करने, अदरवाइज वो नुकसान भी दे सकते हैं। तो वर्षफल के अकॉर्डिंग अपनी रेमेडीज करते रहिए, चीज़ें ग्रेजुअली ठीक होना स्टार्ट होती चली जाएंगी।